गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप ऑफ चंदवाजी में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी की यूनिट पेपर 2 की यूनिट नंबर फर्स्ट में हम जल पादप संबंध पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा लास्ट जो टॉपिक था क्लास का वो था जल अवशोषण किस तरह से होता है, उसके सिद्धांत क्या हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि जल अवशोषण की क्रियाविधि कैसे होती है। जल अवशोषण की क्रियाविधि तब हमने एक्सप्लेन किया था कि दो प्रकार की होती है, जिसमें कि सक्रिय जल अवशोषण होता है और निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। जो पादपों में जड़ों के द्वारा जल अवशोषण होता है वो सक्रिय एवं निष्क्रिय दो प्रकार का होता है। सक्रिय के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर अपना रोल प्ले करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है तो वो रूट हेयर की ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है सेल में, तो उसके द्वारा जो मिट्टी का पानी है वो रूट के अंदर आता है और रूट से फिर इस तरह से वो जाइलम तक पहुंचता है ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू। और दूसरे में हमने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर के एब्सेंस में भी जब रेस्पिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, उसकी दर वो भी अवशोषण को प्रभावित करती है। बिना वाष्पोत्सर्जन बिना ऑस्मोटिक प्रेशर के भी ये सक्रिय अवशोषण हो सकता है। इसके बाद निष्क्रिय जल अवशोषण भी बताया गया कि निष्क्रिय जल अवशोषण भी होता है, जिसमें कि वाष्पोत्सर्जन जो अधिक होता है तो वो तनाव उत्पन्न कर देता है पानी के ऊपर, और पानी का जो सिस्टम होता है जाइलम फ्लोएम इस तरह से होता है कि उसमें तनाव उत्पन्न होता है, और तनाव उत्पन्न होता है तो चूषण दाब उत्पन्न हो जाता है और चूषण दाब के थ्रू पानी खिंचता हुआ चला जाता है। तो ऐसे सिद्धांत बताए गए थे जिसमें ये जो जल अवशोषण है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कुछ इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो मिट्टी के ही सारे कारक हैं कि मिट्टी का तापमान कैसा होना चाहिए तब जल अवशोषण प्रॉपर्ली हो सकता है। तो मिट्टी का कम ज़्यादा तापमान भी इसको प्रभावित करता है। मिट्टी का जो वातावरण है, एयर है, मिट्टी एयर मृदा एयर, तो इसमें भी जो एयर उसकी यदि प्रॉपर बनी हुई है तो उसमें जल अवशोषण आराम से हो पाता है, सीड जनरेट कर पाता है और रूट आराम से ग्रोथ कर पाती है। टाइप ऑफ सेल्स, इसका मतलब कि डिफरेंट टाइप्स की सेल सॉइल पाई जाती है, जिसमें काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है। तो इस तरह की मिट्टियाँ भी उसकी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनमें जल को बाउंड करने की कैपेसिटी की डिपेंड करती है उसके सोइल पार्टिकल पर। तो बालू रेत है तो वो पानी को कम पकड़ के रख पाती है, जबकि चिकनी मिट्टी है वो पानी को अधिक पकड़ के रख पाती है, तो वो वैसे नहीं छोड़ती है। और बालू मिट्टी में पानी बसता नहीं है, तो इसलिए दोमट मिट्टी को अच्छा माना जाता है। इसके बाद में सोलवेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर और अधिक कंपोनेंट्स और अधिक जो साल्ट वगैरह ये पाए जाते हैं, तो फिर वो पानी को और पैक कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, जिससे वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, अवशोषण नहीं हो पाता है पौधे के द्वारा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रसारोहण, एसेंट ऑफ सेल। रसारोहण का मतलब है कि रस का आरोहण, आरोहण यानी ऊपर चढ़ना। मृदा से पानी एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर के थ्रू, ठीक है। अब इस पानी के साथ में कुछ लवण भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये एब्जॉर्ब होके और पत्तियों तक पहुंचते हैं। तो इस पूरी विधि को, इस पूरी क्रिया को रसारोहण कहते हैं, असेंट ऑफ सेल कहा जाता है। तो ये हम देखते हैं कि पादपों के मूल से उसके शीर्ष तक, पादपों की मूल से उसके शीर्ष तक रस के गमन को रसारोहण कहा जाता है। पादपों की मूल से उसके शीर्ष तक, उसके शीर्ष तक रस के गमन को, रस के गमन को रसारोहण कहा जाता है, रसारोहण कहा जाता है। तो पानी और पानी के साथ मिनरल्स, इनको हम रस कहते हैं, और इस रस का मूल के द्वारा अवशोषण करके और शीर्ष तक पहुंचाना रसारोहण कहलाता है।
लंबे पौधों में ये कैसे होता है, ये आज भी एक पहेली बनी है ना। छोटे पौधों में तो हम देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर काम कर रहा है, ठीक है, जल अवशोषण हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हमने कल भी बताया था कि जैसे पृथ्वी की जो अक्षांश रेखाएं हैं उसमें जो बीच वाली रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। इसके ऊपर वाली जो है वो कर्क रेखा होती है और इसके नीचे वाली जो है मकर रेखा होती है। तो इस रेखा के ऊपर हमेशा दिन और रात समान होते हैं, दिन रात ये समान होते हैं और यहाँ पर वर्ष भर अच्छा तापमान और अच्छी बारिश होती है। ज्यादा तापमान एवं ज्यादा बारिश, ये दोनों ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर पानी की मात्रा भी सफिशिएंट होती है और तापमान भी अधिक होता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस पाई जाती है, ह्यूमस पाई जाती है और ह्यूमस पाए जाने से इसमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं प्लांट को और प्लांट आसानी से ग्रो कर पाता है। तो यहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं वो इतने ग्रो करते हैं कि इनकी ऊंचाई 50-60 मीटर से भी ऊपर होती है। तो यहाँ पर हम बात करें कि पौधे मूल के द्वारा रसारोहण कर लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि छत के ऊपर यदि टंकी को भरना होता है तब भी हमें मोटर चलानी पड़ती है पानी के लिए। लेकिन इतनी ऊंचाई पर पानी चढ़ाने के लिए, जैसे कोई प्लांट है और 80 मीटर लंबा है और उस तक पानी पहुंचाने के लिए हम कहें कि ये केवल ऑस्मोटिक प्रेशर से पानी पहुंच रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज भी वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से पौधे अपने इस प्रोसेस को कर पाते हैं, पानी को अवशोषण करके और शीर्ष तक पहुंचा पाते हैं, ये आज भी एक पहेली की तरह ही है। तो उसके लिए, उसको समझने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए और उसको समझाने का प्रयास किया। तो हम भी यहाँ पर अभी यही समझने की कोशिश करेंगे कि पादप के अंदर कौन सी सेल हैं, कौन से वो पार्ट हैं जो कि जल अवशोषण में सक्रिय योगदान देते हैं, एवं वो कौन सी विधि है या कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू पादप जल अवशोषित करके और उसको रस को शीर्ष तक पहुंचाता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं रस को मूल से और शीर्ष तक पहुंचाने की प्रोसेस है, इसको हम रसारोहण कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जल गमन का पाथ, हम इसमें पढ़ते हैं कि जो जल मूल से और शीर्ष तक जाता है उसका पाथ क्या होता है। मूल से और शीर्ष तक जाने का पाथ क्या है। यदि हम ये पौधा माने तो हम देखें कि इसका पाथ, यहाँ से पानी यहाँ तक जाता है तो इसका पाथ क्या है। इसकी सेल भित्ति से जाता है, कोष्ठक से जाता है, पेरेन्काइमा से जाता है, जाइलम से जाता है, फ्लोएम से जाता है, या कोई और सिस्टम है जिसके द्वारा ये इसमें पानी मूल से शीर्ष में जाता है। तो इसका पाथ हम सर्च करते हैं, पाथ कैसे पता चलेगा। तो जल का ऊर्ध्व संचालन जाइलम वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं के द्वारा होता है। ऐसा कुछ वैज्ञानिकों द्वारा सर्वप्रथम बताया गया कि जल का जो संवहन है, जल का संवहन जाइलम की वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं द्वारा होता है। तो सर्वप्रथम कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि जो जल का अवशोषण है वो जो संवहन पुल है, जाइलम है, उसमें पाए जाने वाले पाइप के समान स्ट्रक्चर वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं हैं, उनके द्वारा जल का रसारोहण होता है। उनके द्वारा जल एक जगह से दूसरी जगह जाता है।
तो इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम कुछ प्रयोग किए। तो पहला प्रयोग है वलय प्रयोग। वलय प्रयोग, इस प्रयोग में क्या करते हैं कि दो पौधे लेते हैं, जैसे कोई गमला है, ये कोई पौधा लगा हुआ है जिसमें हम कहते हैं कि इसमें ये इसका बाह्य तना और कोर्टेक्स तक का भाग है, इसका बाह्य चरम से, अधिचरम से और कोर्टेक्स का भाग है, कोर्टेक्स और एपिडर्मिस, ये दोनों भाग हैं। और इसके अंदर इसका संवहन पुल है, वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, कोई पौधे की हमने ब्रांच ली और हमने देखा कोर्टेक्स तक का, उसका वलय के रूप में पाया जाता है। कोई ब्रांच ली हमने वलय की गोल ली, तो उस गोल ब्रांच में हमने क्या किया, और ये हमने एक वलय कर दिया, हमने ए बना दिया, जिसमें हमने क्या किया कि इस पार्ट को एपिडर्मिस से कोर्टेक्स पार्ट को रिमूव कर दिया, रिमूव कोर्टेक्स टू एपिडर्मिस। यहाँ पर इस पार्ट को हटा दिया हमने ए में, और बी में हमने क्या किया कि जो बाहर का है हमने उसको रख लिया, इस तरह से हमने ये यहाँ पर बना दिया, ये बना और ये बी, जहाँ पर हमने जाइलम एंड फ्लोएम या वेस्कुलर बंडल को रिमूव कर दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट में वलय प्रयोग में हम देखते हैं कि रिंग की तरह हमने एक का तो हमने छिलका हटा दिया और एक का हमने अंदर से रिमूव कर दिया। ठीक है, छिलका हटाया हमने तो उसमें देखा हमने कि कोर्टेक्स से एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस बाह्य सतह है और वहाँ का जो कठोर वाला हिस्सा उसको हटा दिया एक रिंग की तरह। और बी में हमने क्या किया कि बाहर वाले को तो ऐसे कैसे रखा और अंदर वाले को हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वलय प्रयोग में कि पानी किस वे से जाता है, कि यदि हमने मान लो कि इस वे से जाता है तो यह पानी आराम से जाना चाहिए, या इस वे से बाहर वाले वे से जाता है तो ये हमने इसको साबुत रखा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद में जब हम इसको नेचुरल उसी प्रोसेस के साथ रख देते हैं गमले में, तो ये वाला गमला तो सही ऐसे कैसे रहा, लेकिन ये वाला गमला खराब हो गया, मतलब इसमें पेड़ जल गया, खत्म हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जिस गमले में हमने जाइलम और फ्लोएम को सेफ रखा था, कोर्टेक्स तक का ही हिस्सा हटाया था, बाहर का हिस्सा हटाया था, जाइलम फ्लोएम सेफ था, तो वो पौधा आसानी से ग्रोथ करता रहता है और वापस से भी कोर्टेक्स वगैरह डेवलप कर लेता है। तो ऐसा गमला, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जाइलम फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल हैं वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जल अवशोषण में। लेकिन जहाँ पर हमने जो अंदर वाला जाइलम और फ्लोएम हटाया था तो वो प्लांट मुरझा गया, मर गया। तो हम कह सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम के बिना जल जो का अवशोषण है वो नहीं हो सकता है, मतलब पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकता है किसी पौधे में। तो हमने एक ये रास्ता नया खोज लिया, हमने ये डिसाइड कर लिया पौधा जो है वो एपिडर्मिस से और जाइलम तक पूरी जो उसकी कोशिकाएं पाई जाती हैं उससे पूरे से ही जल अवशोषण नहीं करता है। हम कह रहे हैं कि जैसे
कि वो कोई हेयर रूट हेयर से भी वो ले रहा है पानी, तो वो पहले जो सेल एपिडर्मिस की है, एंडोडर्मिस की है, फिर कोर्टेक्स की है, कोर्टेक्स के बाद में जो वेस्कुलर बंडल है, ये इसके अंदर पानी को लाया जाता है और इसी के थ्रू बाद में तने के अंदर पानी जाता है। इसका मतलब पानी का जो पथ है वो इस तरह से जाइलम एंड वेस्कुलर बंडल वाला पथ है, इस प्रयोग द्वारा ऐसा सिद्ध होता है। ठीक है, तो इसमें आदर्शित होता है कि जल जाइलम द्वारा संचारित होता है। हम इस प्रयोग के द्वारा हम कह सकते हैं, इस प्रयोग का जो आउटपुट है वो हम कह सकते हैं कि जल है जो जाइलम के द्वारा संचरित होता है, वेस्कुलर बंडल के द्वारा संचरित होता है। इस प्रयोग के द्वारा ये कह सकते हैं। समझ में आ गया? तो हम इसमें देख सकते हैं दोबारा से करके कि इसे दो हमने पॉट लिए, दो पॉट्स में हमने एक पॉट वाले जो गमला है उसमें पौधे के बाहरी आवरण को हटा दिया, रिंग की तरह, है ना, भले इसलिए कहते हैं रिंग की तरह हटाएं, और एक में अंदर वाली रिंग हटा दी। ठीक है, तो जिसमें अंदर वाली रिंग हटाई, जैसे जाइलम फ्लोएम को हमने डिग्रेड कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो वो पौधा जिंदा नहीं रहता है, और जिसमें हमने केवल बाहर वाली हटाई जो वो पौधा आसानी से जिंदा रहता है। तो इस प्रयोग द्वारा हम केवल इतना कहते हैं कि जो जाइलम है उसके द्वारा ही पानी का संचरण होता है। इसके बाद दूसरा प्रयोग किया गया इओसिन प्रयोग। सेकंड प्रयोग था इओसिन प्रयोग। इओसिन क्या होता है? इओसिन एक डाई होती है जो हम स्लाइड बनाते हैं तब काम में लेते हैं। तो हमने क्या किया इस प्रयोग में कि एक पानी एक गिलास लिया, एक बीकर लिया, उसमें हमने पानी डाला और पानी के अंदर कुछ इओसिन डाल दी। इओसिन डालने के बाद में हमने दो पॉट बना लिए, ए और बी। इसके अंदर हमने ये एक कलम इसमें डाल दिया हमने, और एक दूसरी कलम ली जिसमें हमने दूसरी कलम डाल दी। यहाँ पर ये इओसिन, ठीक है, यहाँ पर हमने पानी रखा, तो पानी रखा तो इससे ये होता है कि ये जिंदा रहता है, पानी इसमें जाता है ऊपर में, ये सब होता है। लेकिन इओसिन हमने डाला और उसके बाद में इसको हमने निकाला, तो निकालने के बाद जब हम इसकी जब हम स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो इसकी स्लाइड बनाते हैं और माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ये वाला हिस्सा था वो रेड दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। इसका मतलब यहाँ पर इओसिन प्रेजेंट है, इओसिन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये वो हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जहाँ से इओसिन अंदर आई है, और अंदर आने का मतलब वो पानी के साथ में आई है, तो पानी इस रास्ते से ही मूल से और शीर्ष की तरफ जाता है। तो इओसिन का ये प्रयोग भी यही सिद्ध करता है कि यहाँ पर जो पानी का पाथ है वो जाइलम स्वयं है, जाइलम के द्वारा जल का संचरण होता है। इसमें हमने क्या किया है कि किसी भी पौधे की एक पौधा लिया, उसकी टहनी काटी और काट के इओसिन के सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में रख दिया हमने कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद रखने के बाद में उसको हटाया, निकाला और आगे पीछे से रिमूव कर दिया, और फिर हमने उसकी अनुप्रस्थ काटी, स्लाइड बनाई। स्लाइड बनाने के बाद फिर हमने उसको माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें ये जो सेल है, एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, कोर्टेक्स है ना, पेरिसाइकल है, यहाँ तक का जो हिस्सा है ये तो रंगहीन, मतलब बिना कोई कलर का आया, लेकिन ये वाला है जो हिस्सा वो कलर आया, रेड आया। और इससे हम कह सकते हैं जो अंदर वाले जो कोशिकांग हैं, अंदर वाले जो पार्ट हैं इस तने के, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं जल को लाने ले जाने में। तो इसलिए यहाँ पर भी यही सिद्ध होता है कि जाइलम जो है वो पानी का संचरण करता है मूल से शीर्ष की तरफ। तो ये दो प्रयोग
जलगमन के पाथ को डिसाइड करते हैं। ठीक है, इन दोनों प्रयोगों के द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि पौधे में जल का संचरण जाइलम के द्वारा होता है। अब रसारोहण के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, रसारोहण होता कैसे है। रसारोहण के सिद्धांत, रसारोहण के सिद्धांत। रसारोहण के सिद्धांत में सबसे पहले जैविक सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, दूसरा है भौतिक सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत, तीसरा है मूल दाब सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत। तो रसारोहण की क्रिया के लिए 3 सिद्धांत दिए गए। सबसे पहले है जैविक सिद्धांत, दूसरा है भौतिक सिद्धांत और तीसरा है मूल दाब सिद्धांत, जिसमें हम जैविक जो सिद्धांत है उनका अध्ययन करते हैं। इस जैविक सिद्धांत को सर्वप्रथम रिले एवं पंप ने दिया, रिले एवं पंप का सिद्धांत। जैविक सिद्धांत रसारोहण का हम पढ़ रहे हैं कि रसारोहण पानी का मूल से और शीर्ष की तरफ कैसे जाना होता है, ये हम इन सिद्धांतों के द्वारा पढ़ेंगे। तो जैविक सिद्धांत दिए गए, जैविक सिद्धांत में रिले एवं पंप का एक सिद्धांत है, जिसमें वो कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण है, उसकी आवृत्ति है वो डिसाइड करती है कि रसारोहण कैसे होगा। मतलब यहाँ पर ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि जैसे मूल रोम है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, तो जाइलम कोशिका, जाइलम की जो वाहिनिकाएं हैं उनमें खिंचाव होता है, और ये इस तरह से जो मूल रोम है और मूल रोम से पानी अंदर जाता है, तो ये एक दूसरे, ये सेल दूसरी सेल तीसरी सेल, इनमें एक के बाद एक ऑस्मोटिक प्रेशर घटता बढ़ता रहता है, जिससे कि जिधर घटता है उधर पानी चला जाता है, फिर आगे नेक्स्ट घटता है तो फिर वापस उधर पानी चला जाता है। इस तरह से पानी नीचे से और ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो आवृत्ति है, इसका बार बार आवर्तन है, वो डिसाइड करता है कि पानी कितना अवशोषित होगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार रिले एवं पंप का सिद्धांत है, उन्होंने केवल ऑस्मोटिक प्रेशर की आवृत्ति बताई कि यदि आवृत्ति करता है कोशिकाओं में, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो आवृत्ति है वो ही डिसाइड करती है कि किस तरह से जल का अवशोषण होगा। लेकिन जो स्ट्रांसबर्गर है, उसने इस सिद्धांत का खंडन किया। उसने कहा कि ऐसा तो मृत कोशिकाओं में भी होता है। इसने बताया कि ये जीवित कोशिकाओं में होता है और पानी को इस तरह से खींचता है। तो स्ट्रांसबर्गर ने कहा कि ये तो मृत कोशिकाओं में होता है, सूखी लकड़ी उसको हमने पानी में रख दिया तो उसमें भी पानी खींचता हुआ चला जाता है, तो फिर ये सिद्धांत कैसे है। तो स्ट्रांसबर्गर ने इसका अपवाद दिया, नकार दिया इस सिद्धांत को। उसके बाद में दूसरा इसका सिद्धांत आता है स्पंदन सिद्धांत। स्पंदन सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु द्वारा दिया गया। डॉक्टर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा दिया गया सिद्धांत। आज हम इसको कहते हैं ना कि इन्होंने जीव को बताया, पादपों में जीव होता है। तो जैसे हम हमारी हार्ट बीट देखते हैं, बीपी देखते हैं, तो हम
हृदय की धड़कन को सुनते हैं उस मीटर के द्वारा। तो ऐसा ही एक मीटर जगदीश चंद्र बसु ने तैयार किया, जिसमें गैलेनोमीटर का प्रयोग किया। गैलेनोमीटर का प्रयोग किया, जिसमें एक नुकीली सुई थी, एक नुकीली सुई, जिन्होंने एक गैलेनोमीटर का और इस सुई के अंदर इन्होंने एक गोले को डाल दिया। ये है प्लांट, ये है गैलेनोमीटर, और ये है सुई, ये है गैलेनोमीटर। तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब इस निडल को इसके अंदर घुसाया, तो इन्होंने देखा कि जब ये निडल कोर्टेक्स के अंदर जाकर जाइलम और फ्लोएम को टच करती है, तब इस गैलेनोमीटर में रीडिंग आने लगती है। रीडिंग आने का मतलब है कि इसकी सुई हिलने लगती है। तो ऐसा होने पर इन्होंने कहा कि ये जो पानी का अवशोषण है वो जो अंदर वाले जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो करते हैं। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम वाला हिस्सा है उसके द्वारा जल अवशोषण क्रिया होती है। इन्होंने ये सिद्ध किया। तो इससे स्पंदन सिद्धांत क्यों कहा जाता है कि स्पंदन उत्पन्न हुआ। जैसे हमने नीडल को अंदर तक घुसाते हुए बीच के तक लेके जाते हैं, तो इसमें स्पंदन की रीडिंग इसमें आने लगी और इससे इस सिद्धांत को स्पंदन सिद्धांत कहते हैं। और हमारे ये डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस इंडियन साइंटिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने ये पहला ऐसा प्रयोग किया जिसमें उन्होंने पादप की स्पंदन देखी। तो इसके बाद में ये समझ में आने लगा कि पौधों में जीव संभव है, जीवित होते हैं पौधे। लेकिन इनके सिद्धांत को नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये सिद्ध नहीं कर पाए कि जो अवशोषण है और वाष्प उत्सर्जन है, ये दर, इनकी दर आपस में रिलेशन नहीं कर पाई है। वाष्पोत्सर्जन दर, वाष्पोत्सर्जन की दर एवं जल अवशोषण की दर, जल अवशोषण की दर, जल अवशोषण की दर, ये इन दोनों में सामंजस्य नहीं बता पाए कि जल अवशोषण हो रहा है और वाष्पोत्सर्जन की दर, इन दोनों में संबंध क्या है। स्पंदन बता दिया इन्होंने कि यहाँ पर इस भाग से पानी का अवशोषण होता है, लेकिन कितना होता है और इसका क्या संबंध है कि ये कितनी ऊंचाई तक पहुंचा पाएगा। पौधे की 80 मीटर तक ऊंचाई हो, 50 मीटर तक ऊंचाई हो, तो मूल से और शीर्ष तक पहुंचाने के लिए वो किस तरह से पहुंचा पाएगा, इतना पैसे कहाँ से। तो ये समझा नहीं पाए, इसलिए इस सिद्धांत को बाद में नकार दिया गया। फिर इसके बाद सिद्धांत आते हैं भौतिक सिद्धांत। भौतिक सिद्धांत, इस भौतिक सिद्धांत में फर्स्ट है अंतः शोषण सिद्धांत। अंतः शोषण सिद्धांत। दूसरा है केशिका सिद्धांत। केशिका सिद्धांत। तीसरा है वायुमंडलीय दाब सिद्धांत। वायुमंडलीय दाब सिद्धांत। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या जल संसर्जन सिद्धांत। जल
सहसंजन सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। तो इस तरह से भौतिक सिद्धांत दिए गए जिसमें अंतः शोषण सिद्धांत, केशिका सिद्धांत, वायुमंडलीय दाब सिद्धांत और जल संसर्जन सिद्धांत, ये 4 सिद्धांत आते हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं। भौतिक सिद्धांत अंतः शोषण सिद्धांत में क्या कहते हैं कि जो अंतः शोषण करे, मतलब कि एक कोशिका शोषण करती है, पानी का अवशोषण करती है, तो उसके बाद में दूसरी खाली हो जाती है, तो दूसरी शोषण कर लेती है, तीसरी शोषण कर लेती है। इस तरह से ये अंतः शोषण होता रहता है। इसमें क्या है कि अंतः शोषण का मतलब है कि इसका मान 100 से 100 तक, 100 से 1000, 100 से 1000 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटीपी एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटीएम प्रेशर का मात्रक है वो एटीएम कहलाता है। इसमें क्या कहते हैं, 100 से 1000 एटीएम तक इसके द्वारा अंतः शोषण हो सकता है। अंतः शोषण में इसमें अंगर एवं सेक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जाइलम कोशिकाओं की भित्तियों में अंतःशोषी बल उत्पन्न होते हैं। जाइलम की कोशिका भित्तियों में अंतःशोषी बल डेवलप होते हैं। जाइलम की कोशिका भित्तियों में, जाइलम के बाहर कोशिका भित्ति होते हैं, मतलब इस सिद्धांत में हम कह रहे हैं कि कोशिका भित्ति है उसमें कोई बल डेवलप होता है। जो बल डेवलप होता है वो 100 से और 1000 एटीएम होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमने इससे पहले सिद्ध किया था कि जो जल का अवशोषण है, रिले पंप, स्पंदन, इनके भी पहले हमने एक वो वाला प्रयोग किया था और एक ईओसिन डाई वाला प्रयोग किया था। उसमें बताया था कि जल अवशोषण किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। जबकि अंतः शोषण सिद्धांत बात करता है कि भित्ति के अंदर एक प्रेशर दाब उत्पन्न होता है और उसके थ्रू 100 से 1000 एटमॉस्फेयर दाब होता है, जिसके थ्रू पानी नीचे से ऊपर की तरफ खिंच जाता है। तो पहली बात यही गलत हो जाती है कि पानी जाइलम से जाता है, भित्ति से जाता है, लेकिन भित्ति का प्रेशर क्या काम आएगा, इसलिए इस सिद्धांत को बाद में नकार दिया गया। केशिका सिद्धांत, केशिका सिद्धांत हम कैपिलरी ट्यूब देखते हैं, एक्सपेरिमेंट हम लैब में देखेंगे कैपिलरी ट्यूब। तो वो एक बारीक सी कैपिलरी होती है, बारीक सी नली होती है, जिसको हम यदि पानी में रखते हैं, जिसको हम पानी में रखते हैं, तो इसमें पानी की क्वांटिटी ऊपर तक आ जाती है, पानी ऊपर तक चढ़ जाता है। तो कैपिलरी सिद्धांत केवल इतना ही कहता है कि जितनी जो पाइप है वो छोटी होगी उसमें उतना प्रेशर जनरेट हो जाता है कि पानी ऊपर खींचता हुआ चला जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल तो होता है, पर एक लिमिटेशन है कि यदि ऐसा 20 फीट तक होता है, 50 फीट तक हो पाता है, लेकिन यदि 50 मीटर का मतलब 150-200 फीट के जो पौधे हैं उनमें ऐसा कैसे पॉसिबल है। जबकि एक दूसरी बात होती है कि जितना बड़ा पेड़ होगा उनमें कैपिलरी है, जो वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं हैं जाइलम की, वो और चौड़ी होती चली जाती हैं। और जबकि कैपिलरी सिद्धांत कहता है जितनी बारीक होगी उसमें उतना पानी ऊपर तक चढ़ता है। तो यहाँ पर ये बारीक होना तो ठीक है, इसका प्रेशर जनरेट हो जाएगा, पानी खींच जाएगा, लेकिन जितना पौधा लंबा होगा उसके अकॉर्डिंग जाइलम की वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं तो चौड़ी होती हैं, और चौड़ी होती है तो इसका मतलब कैपिलरी जो सिद्धांत है वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए एक लिमिट तक हो सकता है कि कोई छोटे पौधों में ये पानी चढ़ जाए कैपिलरी पाइप के थ्रू, कैपिलरी जो हम कहते हैं वाहिनिकाओं के थ्रू, लेकिन ये सिद्धांत प्रॉपर 100% मान्य नहीं है कि ऐसा पॉसिबल हो पाए, तो ये भी कम है। इसके बाद वायुमंडलीय दाब सिद्धांत। वायुमंडलीय दाब सिद्धांत में ये क्या कहता है कि वायुमंडल में इतना दाब है कि पानी उस दाब की वजह से मूल के अंदर खिंच जाता है। अच्छा, इस सिद्धांत में जब ये कह रहा है कि वायुमंडल का इतना दाब है जिसकी वजह से सोइल में प्रेजेंट पानी मूल में चढ़ जाए, लेकिन क्या
पानी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है वायु दाब? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले मिट्टी होती है, सरफेस होती है, अर्थ सरफेस होती है, और उसके कणों के बीच में पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वायु का दाब जब लगेगा तो सॉइल सरफेस पर लगेगा, सरफेस पर लगेगा तो उसके नीचे जो पार्टिकल्स हैं पानी उस पर थोड़ी लगेगा। इसलिए इस सिद्धांत को भी मान्यता कब मिलती है? क्योंकि जो वायुमंडलीय दाब है वो सॉइल सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर लगेगा, और वो प्रेशर डालेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी पर प्रेशर डालेगा तो मिट्टी दबेगी और पानी जड़ों में चला जाएगा खींच के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए ये वायुमंडलीय दाब भी काम, वायुमंडलीय जो सिद्धांत है वायुमंडलीय दाब का, तो ये भी प्रॉपर काम नहीं करता है। इसके बाद जल संसंजन सिद्धांत एवं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ये थोड़ा सा इस पर जोर दिया गया है। इस सिद्धांत को थोड़ी सी मान्यता मिली है, तो इसलिए मिली है कि जल संसंजन सिद्धांत, जल संसंजन मीन्स जल के अंदर हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं, इसलिए वो संसंजित पाया जाता है, जुड़ा रहता है, खिंचाव रहता है। एक मॉलिक्यूल को खींचेंगे तो दूसरा भी खिंचता हुआ चला जाता है। तो ये तो उसका संसंजन है, जल संसंजन है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत, जो पौधे जितने बड़े होते हैं वो उतने ही, कहाँ हमने पहले भी बात की थी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा उस लाइन के ऊपर पाए जाते हैं जहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम रेनफॉल होता है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पर सबसे अधिकतम तापमान होता है, तो उस जगह पर वो पौधे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब वो पौधे बढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि खिंचाव, उसमें संसंजन बल के थ्रू तो पानी खिंचता हुआ रहेगा, तो पानी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तने के अंदर पानी की कंटिन्यूटी इनके अंदर बनी रहेगी। फिर इसमें क्या है कि यदि उसमें एयर बबल आते हैं तो यहाँ पर पाए जाने वाले इसके, इसमें जो वलय पाई जाती हैं, वाहिकाओं में जो वलय पाई जाते हैं, द्वार पाए जाते हैं, उसमें वो बबल्स निकाल दिए जाते हैं, इसलिए ये एक कंटिन्यूटी बनी रहती है पानी की। फिर दूसरा है कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, जबकि इतनी गर्मी वाले जगह पर रहते हैं तो ये पानी का खिंचाव करेंगे, और ऐसा भी माना जाता है कि जब इनके ऊपर खिंचाव बढ़ता है वाष्पोत्सर्जन का, उस कंडीशन में इन वाहिकाओं की चौड़ाई कम होती है, कम हो जाती है। मतलब जब वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का प्रेशर बढ़ता है, खिंचाव बढ़ता है, तो वाहिकाओं की चौड़ाई है वो कम होती है, और संसंजन बल के थ्रू पानी खींचता हुआ चला जाता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को, ऐसे खींचता हुआ चला जाता है। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि पानी बड़े बड़े पौधों में पहुँच सकता है, मूल से और शीर्ष की तरफ। तो ये सिद्धांत थोड़ा मान्य है, जिसमें कहा गया है कि पानी शीर्ष तक पहुँच पाता है। संसंजन जल सिद्धांत है, उसको सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग भी किया गया है, जिसको वाष्पोत्सर्जन खिंचाव प्रयोग कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव प्रयोग, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव प्रयोग। इसमें क्या किया गया कि इसमें मीटर लिया गया, और यहाँ पर मरकरी, और इसके अंदर एक पौधा लगा दिया गया। यहाँ एक पौधे को लगा दिया गया। तो ये एक पौधा यहाँ पर फिट कर दिया गया। इसके बाद में इसमें हम देखते हैं कि ये यहाँ पर इसको कोर्क लगा के उसको बंद कर दिया गया। कोर्क लगा के बंद कर दिया गया, और इसको एक स्टैंड से यहाँ पर बांध दिया गया। ये स्टैंड है, इसके द्वारा यहाँ पर बांध दिया गया। इसको कहते हैं मरकरी मोनोमेट, इसका मरकरी
मरकरी मोनोमीटर। तो जल संसर्जन सिद्धांत के लिए हम ये प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि मरकरी, यहाँ पर मरकरी रख दिया गया, यहाँ पर पौधा एयर टाइट करके बांध दिया गया और यहाँ पर एक और गई, इसको भी एयर टाइट कर दिया गया। अब यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन इसको धूप में रखा गया, तो वाष्पोत्सर्जन यहाँ पर होता है, तो इसके थ्रू ये अपने इससे पानी को खींचता है और पानी को खींचता है तो यहाँ से पानी कम होने लगता है, पानी कम होने लगता है तो ये मरकरी है वो ऊपर चढ़ने लगता है। तो मरकरी ऊपर चढ़ता है तो हम देख सकते हैं कि पानी किस तरह से नीचे से ऊपर चढ़ता होगा। सेम वही कि ये जो खिंचाव, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है, वाष्पोत्सर्जन यहाँ पर हो रहा है इस पौधे में, तो इसमें खिंचाव होगा, खिंचाव होने से इसने पानी खींचना स्टार्ट किया। अब पानी इतना ही था, उसके बाद में मरकरी है तो मरकरी खींचना स्टार्ट कर देता है। तो मरकरी कहाँ तक खींचता है हम उसका माप कर सकते हैं कि यहाँ तक खींचा, कितना खींचा, तो हम उसमें बता सकते हैं कि ये इतने वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी का इतना खिंचाव उत्पन्न हुआ। तो ऐसा सिद्ध होता है कि जो मरकरी मोनोमीटर है उससे हम देख सकते हैं कि किस तरह से वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का काम करता है। और पानी भी है जो जल संसर्जन के थ्रू, मतलब पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए आपस में खींचे हुए चले जाते हैं, ये इसमें हम देख सकते हैं। तो ये हमने इसमें रसायन के कुछ सिद्धांत पढ़े। रसायन के सिद्धांत में हमने जैविक सिद्धांत पढ़ा, भौतिक सिद्धांत पढ़ा और मूल दाब सिद्धांत। थर्ड हमारा है मूल दाब सिद्धांत। थर्ड है मूल दाब सिद्धांत। इसमें क्या है कि हम कह रहे हैं कि मूल का भी ऐसा कोई दाब है जिसके कारण पानी जो है वो खिंचता हुआ चला जाता है। अभी हम कह रहे थे कि वाष्पोत्सर्जन है जिसके द्वारा पानी खिंचता है, वाष्पोत्सर्जन से वाष्प बन के पानी उड़ जाता है और खिंचाव उत्पन्न होता है, पानी खिंचता है। लेकिन हम देखेंगे यदि किसी पौधे को, यदि कोई प्लांट है और हम उसको यहाँ पर यदि हम उसको काट दें, यहाँ पर हम उसको काट दें, तब यहाँ पर भी पानी निकलने लगता है। तो ये पानी क्यों निकलता है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, पानी निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि ये मूल दाब काम करता है। मूल दाब काम करता है। जैसे कोई पौधा लगा हुआ हमने काट दिया तो उसमें से पानी निकलने लग जाता है, तो ये मूल दाब कहलाता है। मूल दाब का भी ऐसा सिद्धांत है जिसके अकॉर्डिंग कुछ पानी खिंचता हुआ अंदर आता है। तो मूल दाब सिद्धांत में भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसका मतलब समर्थन किया है और इसको भी सिद्ध किया गया है। स्ट्रासबर्गर ने भी इसको सिद्ध किया है कि ऐसे जैसे किसी गमले में कोई पौधा लगा हुआ है और उस पौधे को यदि हम यहाँ पर, यदि उस पौधे को यहाँ से काट देते हैं तो यहाँ पर पानी या लिक्विड निकलता है। ये लिक्विड यहाँ आता है तो ये केवल मूल दाब की वजह से आता है। मूल दाब का प्रदर्शन कहा गया है इसमें। तो ये सारे सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि रसारोहण होता है और रसारोहण कैसे होता है इसको सिद्ध करते हैं। तो हमने जैविक सिद्धांत पढ़े, भौतिक सिद्धांत पढ़े, मूल दाब सिद्धांत पढ़े। जैविक सिद्धांत में हमने रिले पंप का सिद्धांत पढ़ा जिसमें वो कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर है वो जल अवशोषण को प्रेशराइज करता है, मतलब प्रोत्साहित करता है, जल अवशोषण को एक्टिव करता है। जल अवशोषण ऑस्मोटिक प्रेशर की उत्पत्ति, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ही हो पाता है। मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका, ये आवर्ती ऑस्मोटिक प्रेशर की चलती रहती है और उसी तरह से पानी खिंचता हुआ चला जाता है। लेकिन स्पंदन सिद्धांत में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने एक सुई बना के, एक स्पंदन सुई काम में ली और गैल्वेनोमीटर लगा के और बताया कि जो जाइलम फ्लोएम वाला बीच वाला भाग है उसमें उस सुई के जाते ही और गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आती है, स्पंदन होने लगता है। इसका मतलब जो पानी है वो जाइलम के थ्रू ही जाता है। उसने कहा कि जाइलम के थ्रू कोर्टेक्स तक नहीं जाता, उसके बाद में पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। भौतिक सिद्धांत में बात करते हैं अंतःशोषण सिद्धांत की, केशिका सिद्धांत की, वायुमंडलीय सिद्धांत की, जल संसर्जन सिद्धांत की। तो अंतःशोषण सिद्धांत इसलिए फैल हुआ क्योंकि
ये बात करता है कि भित्ति के अंदर 100 से 1000 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है और इसके थ्रू पानी ऊपर खिंचता हुआ चला जाता है। लेकिन अभी तक के एक्सपेरिमेंट में वो वैज्ञानिकों ने बताया कि जल तो जाता ही जाइलम से है, तो इसलिए ये भित्ति बल की बात करता है। तो इसलिए यहाँ पर ये अंतर शोषण बल सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है वो अनुपयोगी हो जाता है। दूसरा केसी का सिद्धांत। केसी का सिद्धांत में क्या कहते हैं कि हम केसी का जो कांच की नली है जितनी बारीक होती है उसमें पानी ऊपर खिंचता हुआ चला जाता है, लेकिन जो बड़े पौधे होते हैं उसमें जो जाइलम की वाहिकाएँ एवं वाहिनिकाएँ होती हैं वो मोटी होती हैं। और ये केसी का सिद्धांत, जितना कम साइज होगा, जितनी पतली होंगी उतना पानी का प्रेशर बढ़ेगा, पानी खींचेगा। लेकिन बड़े पौधों में ज़्यादा हाइट के पौधे हैं उनमें वो पानी कैसे खींचेगा, इसको हम सिद्ध नहीं कर सकते। तो कुछ लिमिटेशन है इसकी, कुछ दूरी तक, कुछ ऊंचाई तक पानी खींच सकता है, लेकिन अधिक ऊंचाई पर पानी नहीं खींच सकता है। वायुमंडलीय दाब सिद्धांत, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि इसमें क्या कहता है कि वायुमंडल में प्रेशर लगता है और उस प्रेशर के थ्रू पानी पर प्रेशर लगता है, पानी के प्रेशर लगने के बाद वो मूल में आता है और पौधे के ऊपर चढ़ता है। तो वायुमंडलीय प्रेशर है वो पौधे में पानी चढ़ाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब है जो डायरेक्ट अर्थ सरफेस पर लगता है, ना कि पानी के ऊपर लगता है, और पानी के ऊपर नहीं लगता है, तो इसलिए वो हो नहीं सकता ऐसा। तो नेक्स्ट है जल संसंजन सिद्धांत। जल संसंजन के थ्रू खिंचाव बनाए रखता है, मतलब एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। संसंजन बल का मतलब है कि जल के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं, और जुड़े रहते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल को खींचते हैं तो दूसरा भी उसके साथ चला जाता है। तो संसंजन सिद्धांत तो ये पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए इनमें कंटिन्यूटी बनी रहती है, लगातार आता रहता है। सेकेंड है इसमें कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। ऊपर से तो वाष्पोत्सर्जन होता है तो वो खिंचाव उत्पन्न करता है और पानी एक दूसरे को बांधे हुए खींचता चला जाता है। तो इस तरह से जो 50 मीटर से भी ऊपर पौधे होते हैं उनमें भी पानी जा सकता है। इस सिद्धांत को इन्होंने मर्करी मोनोमीटर के द्वारा सिद्ध किया, जिसमें कि मर्करी यहाँ पर होती है और यहाँ पर एक पौधा एयर टाइट करके लगा दिया जाता है। जब ये वाष्पोत्सर्जन करता है तो जितना पानी बाहर निकलता है उतना पानी खींचता है और उतना मर्करी आ जाता है। तो रीडिंग आ जाती है कि कितने टाइम में कितना वाष्पोत्सर्जन हुआ, कितना पानी खींचा। इसका मतलब वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो जल अवशोषण को निर्धारित करती है, जो कि जगदीश चंद्र बसु ने भी नहीं बता पाए थे। उन्होंने केवल इतना बताया था कि वाष्पोत्सर्जन जल अवशोषण होता है जो जाइलम के द्वारा होता है, स्पंदन क्रिया होती है। यहाँ पर ये जितना वाष्पोत्सर्जन होता है उतना मर्करी ऊपर खींच किया जाता है। तो जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो जल अवशोषण को, इसको रसायन को बराबर होती है, रसायन के बराबर होती है। उसके बाद ये हमारा तीसरा सिद्धांत है मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत में हम कहते हैं कि कोई पौधे जिसके मान लो कि इसमें पत्तियां ही नहीं है पर हमने काट दिया उसके तने में, तब भी उसमें पानी निकलता है। तो यदि वाष्पोत्सर्जन होता उसकी वजह से यदि जल अवशोषण रसारोहण होता तो पत्तियां ना होने के बाद वो रसारोहण कैसे हो रहा है? इसका मतलब कुछ मूल दाब होता है, मूल के अंदर भी कुछ प्रेशर जनरेट होता है, वो रसारोहण को प्रोत्साहित करता है और उसके थ्रू जो पानी है वो मूल से खिंचता हुआ और ऊपर तक पहुंचता है। अतः मूल दाब एक्सपेरिमेंट स्टांस वगैरह ने उसको सिद्ध किया। गमले में कोई पौधा था और उसको लगाया और उसको काट दिया ऊपर से तने से, तो उसमें भी पानी के कुछ बूंदें बाहर निकलते हैं। हम देखते हैं कि जब पेड़ पौधों की कटाई छनाई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कुछ दिन बाद में देखते हैं उसमें काला काला पदार्थ बाहर निकलता है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो पदार्थ है, कुछ ना कुछ बल है जो मूल के अंदर पाया जाता है, वो उसको खिंचाव बनाए रखता है। तो इस तरह से ये हमने पानी का अवशोषण पढ़ा, फिर उसमें हमने रसारोहण पढ़ा, पानी के साथ कुछ मिनरल्स भी हैं जो मूल से उसकी तरफ जाते हैं। अब हम इन दोनों में देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण दोनों में अंतर क्या है। वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में अंतर क्या है? वाष्पोत्सर्जन
वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में अंतर। वाष्पीकरण में अंतर, वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में अंतर। तो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो जलावशोषण है ना रसायन पर डिपेंड करती है। फिर वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर है ये देखते हैं हम। तो ये जैविक क्रिया जो सभी पादपों में संपन्न होती है ना, ये एक जैविक क्रिया है, जैविक क्रिया है जो पादपों में संपन्न होती है, पादपों में संपन्न होती है, पादपों में संपन्न होती है। वाष्पीकरण क्या है, पानी को हमने गर्म किया और पानी वाष्प बन के उड़ गया, तो वो वाष्पीकरण कहलाता है। तो वो पौधों में थोड़ा हो रहा है, इसलिए वो एक भौतिक क्रिया है ना, ये एक भौतिक क्रिया है, ये एक भौतिक क्रिया है जो नॉर्मल कहीं भी हो सकती है, मुख्य तरह होती है। जो वाष्पोत्सर्जन है वो रंध्रों द्वारा या क्यूटिकल आवरण द्वारा हो सकता है, क्यूटिकल आवरण द्वारा होता है। जबकि इसमें इनकी आवश्यकता नहीं है, इसमें इनकी आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं। इसमें इनकी आवश्यकता मतलब इसके रंध्र की क्यूटिकल आवरण की आवश्यकता नहीं है। हमने यदि भगोने में पानी गर्म किया तो कहाँ रंध्र है, कहाँ क्यूटिकल आवरण है, तो सीधा ही वाष्पीकरण हो जाएगा। इसलिए ये दूसरी प्रोसेस है जो होती रहेगी। तीसरा है ये होने के लिए किसी न किसी बल की आवश्यकता होती है ना। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए किसी न किसी प्रकार के बल की आवश्यकता होती है। जबकि यहाँ पर केवल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर गर्म किया वाष्पीकरण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं कि वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन होता है तो यहाँ पर बल जनरेट होते हैं, वाष्पोत्सर्जन पत्ती में हो रहा है और बल जनरेट हो रहे हैं और जल अवशोषण हो रहा है। यहाँ पर जल क्रिएशन होता है, बल का क्रिएशन होता है, बल बनते हैं, बल बनते हैं पौधे के अंदर। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट है कि ये पत्तियों और तनों के द्वारा भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये भौतिक कारक है। तो वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन ये दोनों क्रियाएं, वाष्पीकरण में हम कह रहे हैं कि वाष्पीकरण तो नॉर्मल है जो हम पानी पतीले में लेके और गर्म कर रहे हैं और पानी वाष्प बन के उड़ रहा है, तो वो प्रोसेस कहलाती है वाष्पीकरण। लेकिन वाष्पोत्सर्जन क्या है कि सनलाइट या गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से पौधे की जो पत्तियां हैं उसमें रंध्र पाए जाते हैं, वहाँ से पानी भाप बन के निकलता है। लेकिन वो जब निकलता है तो कोई न कोई बल क्रिएट करता है, चूसक बल क्रिएट करता है, जिससे कि पौधे के अंदर चूषण की क्रिया भी बढ़ती है, पानी खींचने की क्रिया भी बढ़ती है। तो और वो जीवित पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन है वो जीवित पेड़ पौधों में पाया जाता है, जबकि वाष्पीकरण तो नेचुरल प्रोसेस है, भौतिक क्रिया है जो कि कहीं भी पाई जा सकती है। उसके लिए कोई सतह, उसके लिए कोई रंध्र, उसके लिए कोई क्यूटिकल ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है यहाँ पर। लेकिन भौतिक वाष्पोत्सर्जन में ये रंध्रों द्वारा होती है, पत्ती द्वारा होती है, तने की सरफेस द्वारा होती है, ऐसी एक पर्टिकुलर जगह से ही वाष्पोत्सर्जन हो सकता है। तो इस तरह से हम ये वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्लासिफाई भी कर सकते हैं। आगे हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का अध्ययन करते हैं, तो ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। थैंक यू।